लॉन्चिंग व्हीकल, ओके। देखिए, जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है, लॉन्चिंग व्हीकल्स को हम रॉकेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रॉकेट, ठीक है। अब ये जो रॉकेट होते हैं, एक्चुअली रॉकेट और प्लेन में अंतर है। जो आपके प्लेन होते हैं वो आपके वायुमंडल में उड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में जब उड़ने के लिए होते हैं तो उनमें अलग से आक्सीकारक की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन जो हमारे रॉकेट होते हैं, ये रॉकेट आपके वायुमंडल से बाहर उड़ान भरने के लिए होते हैं। तो जब वायुमंडल से बाहर उड़ान भरने के लिए होते हैं तो इनमें ईंधन के साथ साथ आक्सीकारक के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। यानी ईंधन के साथ साथ इसमें आक्सीकारक भी प्रयोग किए जाते हैं जो उस ईंधन को जलाने के काम में आते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज कि जो रॉकेट होता है, पहला क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे कार्य करता है, दूसरा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा रॉकेट कैसा है ये डिपेंड करता है कि उसकी आंतरिक दहन इंजन कैसी है, यानी कि उसके अंदर फ्यूल को जलाने की कैपेसिटी कैसी है। हाँ बिल्कुल दीपक जी, तबियत ठीक है, ठीक है। और दूसरा कि उस रॉकेट में जो ईंधन है, एक्चुअली ईंधन को हम प्रणोदक बोलते हैं, प्रोपेलेंट बोलते हैं, ठीक उसको।
अब उसमें जो ईंधन भरा जाता है वो विशिष्ट क्वालिटी का ईंधन होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इंपल्स, आईएसपी को बोला जाता है। स्पेसिफिक इंपल्स बोलते हैं इसको, आईएसपी। तो अब ये जो आपके रॉकेट हैं, और ये ध्यान रखिएगा इन तीनों चीजों पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्री के एग्जाम में, कि रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो रॉकेट ऐसी युक्ति होती है जो वायुमंडल के बाहर उड़ान भरती है और इसमें ईंधन के साथ साथ ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है, और ये रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करती हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। कौन सा रॉकेट कैसा है ये डिपेंड करता है कि उनकी आंतरिक दहन इंजन यानी फ्यूल को जलाने की कैपेसिटी उनकी कैसी है। और जो रॉकेट का वर्गीकरण किया गया है दो स्तर पे किया गया है, पहला उनकी कार्यक्षमता के आधार पर, दूसरा ईंधन के आधार पर, ठीक है। तो कौन से रॉकेट में किस प्रकार का प्रोपेलेंट, प्रणोदक या हम इसको ईंधन भी बोलते हैं, इस्तेमाल किया गया, यह डिपेंड करता है कि उस ईंधन की स्पेसिफिक इंपल्स यानी उसकी जलने की क्षमता कैसी, ठीक है। तो अब इस रॉकेट को अगर हम रॉकेट का वर्गीकरण देखें, ठीक है, रॉकेट का वर्गीकरण तो दो स्तर पे इसको बांटा गया है। पहला ईंधन के आधार पर और दूसरा कार्य के आधार पर। क्लियर? अब ये जो ईंधन के आधार पर रॉकेट होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक। ईंधन के आधार पर रॉकेट दो प्रकार के होते हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं सरल ईंधन, सिंपल, सिंपल फ्यूल जो यूज करते हैं वो, और दूसरा जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फ्यूल यूज करते हैं वो। या हम ये कह सकते हैं कि जो ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल जो इस्तेमाल करते हैं, और कॉम्प्लेक्स ईंधन का मतलब होता है एक तरीके से लिक्विड फ्यूल, ठीक। तो जो आपके रॉकेट होते हैं ईंधन के आधार पर, ऐसे रॉकेट जो ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं उनको हम सिंपल फ्यूल बोलते हैं, और ऐसे रॉकेट जो तरल ईंधन का प्रयोग करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये आपके सरल होते हैं और ये आपके जटिल होते हैं, ठीक। अब जो आपका सिंपल ईंधन जो यूज होता है, अगर हम इसमें फ्यूल की बात करें तो पहला इसमें होता है HTPV, जो सॉलिड फ्यूल है वो क्या इस्तेमाल होता है HTPV, इसका नाम है हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। दूसरा एक और ईंधन इस्तेमाल किया जाता है
LTPB, लैक्टेन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक, अब इस ईंधन को जलाने के लिए जो ऑक्सीडाइजर यानी इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक, यानी इसमें ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन के बुलबुले ठीक। तो जो रॉकेट है ईंधन के आधार पर दो प्रकार के रॉकेट हैं। एक प्रकार को हम बोलते हैं सरल ईंधन वाले रॉकेट। तो सरल ईंधन वाले रॉकेट में ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, सॉलिड फ्यूल, और उस सॉलिड फ्यूल का आपका एग्जांपल है HTPB और LTPB, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन और लैक्टेन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और इनको जलाने के लिए ऑक्सीकारक के तौर पे ऑक्सीजन के बुलबुले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो अगर हम तरल ईंधन की बात करें तो तरल ईंधन में दो कैटेगरी होती है। ठीक है, यानी कि वे तरल ईंधन जो सामान्य ताप पर जिनको प्रयोग किया जाता है और वे तरल ईंधन जिनको अति निम्न ताप पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहली कैटेगरी है सामान्य ताप पर तरल प्रणोदक और दूसरा है आपका अति निम्न ताप पर तरल प्रणोदक। ठीक है, अब जो सामान्य ताप पर तरल प्रणोदक प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्राजीन। इसमें जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्राजीन। अब इसको हमको लिखने के लिए इधर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मिटा दो, ये लिख लिए हो ना आप लोग। ठोस ईंधन में क्या था, HTPB और LTPB था। ठीक है, अब ये जो आपका तरल ईंधन है, सामान्य ताप पर जो तरल ईंधन इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका UDMH। इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्राजीन। अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्राजीन, ZILD होता है। ठीक, अब इसमें ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर हम इसमें ऑक्सीकारक की बात करें, ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है N2O4। ठीक, और एक ईंधन और भी है तरल ईंधन, जनरली इसी का इस्तेमाल किया जाता है UDMH का। UDMH के बाद एक और है M मोनोमेथिल हाइड्राजीन, MMHZ। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं मोनो मेथिल हाइड्राजीन। तो सामान्य ताप पर ध्यान दीजिएगा, सामान्य ताप पर जो तरल प्रणोदक यानी तरल ईंधन प्रयोग किए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्राजीन और दूसरा है मोनोमेथिल हाइड्राजीन। MMH ही करो नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, UDMH और MMH, ठीक है। अब इन दोनों तरल ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीकारक के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? N2O4। क्लियर? तो पहला जो कैटेगरी था हमारा ईंधन के आधार पर, जिसको हम सरल ईंधन बोलते हैं, ठोस ईंधन प्रयोग करने वाले जो रॉकेट होते हैं, और ठोस ईंधन में हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन और लैक्टेन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, ये जो होते हैं ठोस ईंधन होते हैं, और इनको जलाने के लिए ऑक्सीकारक के तौर पर हम ऑक्सीजन के बुलबुले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो आपका लिक्विड ईंधन होता है, तो लिक्विड ईंधन इसी तरह नहीं जलता है। तरल ईंधन को जलाने के लिए हमको विशेष पात्र की आवश्यकता होती है, विशेष इंजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे ठोस ईंधन है, आप अपने घर में देखिए, सिंपल सी चीज, ठोस ईंधन है, कोयला है, लकड़ी है, आप कहीं भी रख के जला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लिक्विड ईंधन को जलाने के लिए आपको सिलेंडर भी चाहिए और गैस भी, चूल्हा भी चाहिए। बगैर स्पेसिफिक चूल्हे का वो नहीं जल सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से लिक्विड फ्यूल को रॉकेट में भी जलाने के लिए कुछ हमको विशेष पात्र की जरूरत होती है, विशेष इंजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसी अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्राजीन और मोनोमेथिल हाइड्राजीन को जलाने के लिए हमको एक विशेष इंजन की आवश्यकता होती है, और उस इंजन का नाम है विकास इंजन। विकास इंजन। और इस विकास इंजन का जो निर्माण है 1970 में डॉक्टर नंबी नारायण एवं उनकी टीम ने किया है, किसका? विकास इंजन का निर्माण, ठीक है। और इसमें भी जो विकास नाम है, विकास नाम इसी तरह नहीं पड़ा है, विकास नाम जो पड़ा है विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पे रखा गया है, इसका नाम विकास इंजन का नाम, ठीक है। निर्माण किया है डॉक्टर नंबी नारायण एवं उनकी टीम ने, याद रखे रहिएगा, ये भी आपके प्री में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 1970 में। यानी कि जो सरल फ्यूल है आपका, सरल फ्यूल को जलाने के लिए किस प्रकार के इंजन की आवश्यकता होती है? विकास इंजन की आवश्यकता होती है। और 1970 में ही भारत ने इस प्रकार के इंजन का निर्माण कर लिया था, और उस इंजन का नाम है विकास इंजन, जिसको बनाया था नंबी नारायण एवं उनकी टीम ने, नाम रखा गया था विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम के आधार पर, ठीक है। अब दूसरा आता है अति निम्न ताप पर ताप करने वाले इंजन। तो अति निम्न ताप पर जो कार्य करने वाले इंजन होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल, ठीक। और इस क्रायोजेनिक फ्यूल में आपका आता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। क्योंकि अति निम्न ताप है, 0 डिग्री से नीचे का है, तो हाइड्रोजन को जो जलाया जाता है वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -253 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ऐसा इंजन जो लगभग -150 डिग्री के नीचे पर कार्य करता है उसी को हम बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। और उस इंजन में जो पदार्थ इस्तेमाल होता है
जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उस फ्यूल को हम बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, सॉरी क्रायोजेनिक फ्यूल। यानी कि इसको जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, क्रायोजेनिक इंजन। जैसे यहां पर विकास इंजन, उसी तरीके से यहां पर क्या है आपका क्रायोजेनिक इंजन। ठीक, तो क्रायोजेनिक इंजन में दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे? हाँ ठीक तो है, ठीक, जो मार्कर में मैडम मार्कर जरा दे दीजिएगा, नया मार्कर है कि यही है सब जो है सब यही है? नहीं ये डिब्बे कहाँ नया डिब्बा है, इसमें नया तो खाली लाल वाला है। सब पुराना मार्कर है, पुराने और क्या पता नहीं, तो वहां से पब्लिक साइड से निकाल के ला दो, ये तो नया है। अरे कहां से नया है, आधी जिंदगी गुजर गई मार्कर यूज करते करते, आप कह रही है नया है। चलिए ठीक है, आप तो चला लो, मैं देखती हूं। अच्छा एक काम करिए, पुराना मार्कर सब कूड़ेदान में फेंकिए, तो वहां मत रखिएगा, नहीं तो नया खरीद के नहीं लाएंगे लोग। ठीक। सिस्टम काम नहीं कर रहा है भाई इनका। अच्छा सुनिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं हट जाता हूं सामने से। देखिए रॉकेट जो है, रॉकेट का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, पहला ईंधन के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर। ठीक है, तो ईंधन के आधार पर रॉकेट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ऐसे रॉकेट जो ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं और ऐसे रॉकेट जो लिक्विड ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो जो ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं तो उसमें ईंधन के तौर पे हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन और लैक्टेन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन इस्तेमाल किया जाता है, और सिंपली उनको जलाने के लिए ऑक्सीजन के बुलबुले का इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले इस्तेमाल किया जाता था शुरू में। ठीक है, अब दूसरा, जैसे हम लोग सॉलिड फ्यूल को जलाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ही तो बुलबुले का इस्तेमाल करते हैं। आग जलाते हैं, नहीं पकड़ता है, अभी जाड़े का समय, मुंह से फूंक मारते हैं तो निकलता ही है ना। ठीक, हाँ, फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है तरल ईंधन का प्रयोग करने वाले रॉकेट। तो जो तरल ईंधन होता है वो दो प्रकार से होता है, पहला सामान्य ताप पर कार्य करने वाले लिक्विड फ्यूल और दूसरा अति निम्न ताप पर इस्तेमाल होने वाले लिक्विड फ्यूल। तो जो सामान्य ताप पर लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन और दूसरा होता है मोनोमेथिल हाइड्रोजन। दो प्रकार के, इनको जलाने के लिए आक्सीकारक के तौर पे N2O4 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि ये लिक्विड फ्यूल है तो इन लिक्विड फ्यूल को जलाने के लिए हमको एक विशेष इंजन की आवश्यकता होती है। तो सामान्य ताप पर जो आपके तरल प्रणोदक होते हैं, इनको जलाने के लिए एक विशेष इंजन, विकास इंजन की आवश्यकता होती है, जिसका निर्माण नंबी नारायण एवं उनकी टीम ने 1970 में किया था। ठीक है, नाम रखा था विकास इंजन, विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम के आधार पर। ठीक, दूसरा अति निम्न ताप पर जो लिक्विड फ्यूल जलाए जाते हैं उनके लिए एक विशेष इंजन की आवश्यकता होती है, वह इंजन कहलाता है क्रायोजेनिक इंजन। और इस क्रायोजेनिक इंजन में जो तरल लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है वो है आपका लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, यानी कि तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। तो तरल हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर रखा जाता है वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड, और तरल ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर रहता है वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड।
और इस फ्यूल को जलाने के लिए जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है उस इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन। क्लियर? अभी आगे क्रायोजेनिक इंजन आएगा। क्रायोजेनिक इंजन के नीचे है तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। ये हो गया। ये तो किसके आधार पर हो गया? ईंधन के आधार पर। ठीक। अब दूसरा चलते हैं, देखते हैं कार्य के आधार पर। कौन सा फ्यूल सॉलिड है, कौन सा फ्यूल लिक्विड है, कौन सा क्रायोजेनिक है, इसको रटे रहना। घुमा फिरा के एक तो प्री में क्वेश्चन आता है। नहीं नहीं, विकास इंजन का निर्माण विनीता जी केवल तरल ईंधन को जलाने के लिए किया गया था। ठीक है। उसमें चेंबर होता है, नाम नहीं पता है जो जिसने भी भेजा है, जेएस। उसमें चेंबर होता है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग टेम्परेचर पे नाव के थ्रू बर्निंग चेंबर में ले जाते हैं, फिर बर्निंग चेंबर में उसको हम जलाते हैं। अब जो आपका फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है। अभी किसने चाणक्य ई लर्निंग लाइव, हाँ, व्हाई वी यूज सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट। ठीक है। देखिए, जो ईंधन होते हैं हमारे दो प्रकार के, सॉलिड और लिक्विड। तो आपको पता है कि हमको इंस्टेंट एनर्जी अगर चाहिए तो क्या जलाना होता है? सॉलिड ईंधन। ठीक है। लेकिन अगर हमको कंटीन्यूअस और लंबे समय तक ऊर्जा चाहिए तो हमको क्या जल लेना पड़ेगा? लिक्विड ईंधन। और सॉलिड ईंधन अगर हम रखते हैं तो सॉलिड ईंधन का वेट भी ज्यादा होगा और ये एरिया को क्या करेगा? कवर करेगा, और ये जल्दी नष्ट हो जाएगा, जल के जल्दी नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो लिक्विड फ्यूल होता है, इसको हमको कंटिन्यूअस इससे क्या मिलता रहता है? फ्लो मिलता रहता है। अब दूसरी चीज है, लिक्विड फ्यूल में जो हम लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्सीजन तो जनरली ऑक्सीडाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब इनको जलाने के लिए हमको भी विशेष इंजन की आवश्यकता होती है। और अगर हम फ्यूल की कैपेसिटी देखें, फ्यूल की कैपेसिटी के अनुसार अगर हम एनर्जी देखें, तो इंस्टेंट तो हमको सॉलिड से मिलता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी कैपेसिटी किससे मिलती है? हमको लिक्विड से मिलती है। ठीक है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होती है? लिक्विड की ज्यादा होती है। इसलिए हम रॉकेट में क्या करते हैं, सॉलिड, और जैसे हमको तुरंत लॉन्च करना है, तो तुरंत लॉन्च करना है तो हम सॉलिड फ्यूल को जलाते हैं। अब लॉन्च करने के बाद हमको कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत होती है अगर, तो हम लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज और देखिए, मान लीजिए कि आपका रॉकेट है ना, ये चेंबर होते हैं, इसके भी आगे मैं बताऊंगा, ये ट्रेवल कर रहा है। सपोज दैट यहां कोई और उल्का पिंड है, यहां कोई और उल्का पिंड है, कोई भी ऐसा ग्रेविटेशनल पार्ट निर्वात में पड़ा हुआ है। अब जब इनके बीच से ये गुजरेगा तो जाहिर सी बात है कि ये इसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूअस स्पीड से जाएंगे तो ये क्या करेंगे? इनको अपनी तरफ खींच सकते हैं। और ये पहले से कैलकुलेटेड होता है कि इतने समय में ये इतने दूर पर पहुंचने वाले हैं, यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो तुरंत क्या करते हैं, इसके सॉलिड वाले चेंबर को जलाते हैं। और सॉलिड वाले चेंबर को चलाते हैं तो फिर वही संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहां पे फिर वो अचानक तेजी से स्पीड पहुंचता है और इनके फील्ड को क्या कर जाता है? निकल जाता है। इसीलिए हम रॉकेट में सॉलिड और लिक्विड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। पहले के जो फ्यूल थे वो हम केवल सॉलिड का इस्तेमाल करते थे, और जितने सॉलिड ठोस ईंधन वाले रॉकेट थे वो केवल आपके पृथ्वी के निचले वायुमंडल में ही कार्य करने वाले थे।
वो इनर डीप स्टडी में वाले नहीं थे, लंबी दूरी वाले नहीं थे, केवल पोलर ऑर्बिट में वो सैटेलाइट को ले जा सकते थे, वो भी कितना 200 से 400 किलोमीटर दूर। क्लियर? लेकिन अगर हम लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो बगैर लिक्विड ईंधन इस्तेमाल किए, और दूसरी चीज और है, उनके वजन उठाने की भी क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब थ्रस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, रॉकेट लॉन्चिंग के समय सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। प्रतीक्षा जी, जो रिटर्न आता है वो स्पेस शटल होता है। ठीक है, वो विशेष प्रकार के इंजन होते हैं, स्पेस शटल वे होते हैं जिनको ऊपर से ही लॉन्च किया जाता है। हाँ, मिसाइल्स में जनरली सॉलिड फ्यूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कोई मिसाइल्स नहीं है जिसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल्स में केवल और केवल सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, ठोस ईंधन और तरल ईंधन, सिंपल दो चीज आप बस समझिएगा कि जो ठोस ईंधन होते हैं एक बार जलकर नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा इनमें कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ना, कोयले की आग में लगा दिया, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, तरल ईंधन जो होता है वो धीरे धीरे जलते हैं, इनसे ऊर्जा अधिक मिलती है, और ये ठोस की तुलना में इनका कंट्रोल बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए हम ठोस ईंधन और तरल ईंधन दोनों प्रकार के ईंधन का हम प्रयोग करते हैं। शुरुआती अवस्था में जो दुर्घटनाएं हुई है रॉकेट लॉन्चिंग में, वो सॉलिड रॉकेट में ही हुई। ठीक है, अब कार्य के आधार पर अगर हम बात करें, फंक्शन के आधार पर, तो फंक्शन के आधार पर भी रॉकेट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, साउंडिंग रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट, और दूसरा होता है लॉन्चिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट एंड लॉन्चिंग रॉकेट। अब ये जो लॉन्चिंग रॉकेट होते हैं, ये लॉन्चिंग रॉकेट अगेन तीन प्रकार के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, दूसरे को हम बोलते हैं ऑपरेशनल, और तीसरे को हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। तीन प्रकार के होते हैं ये। पहला एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ऑपरेशनल और स्पेशलाइज्ड। अब जो एक्सपेरिमेंटल रॉकेट होता है, ये एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल में है आपका SLV और ASLV। ठीक, एग्जांपल है आपके। ऑपरेशनल में है आपका PSLV और GSLV। स्पेशलाइज में है आपका GSLV मैथ सेकेंड, GSLV मैथ थर्ड, RLV एंड अवतार। ठीक, ये स्पेशलाइज्ड फेज है, विशेष परिस्थितियों के लिए इनको बनाया जाता है। ठीक है,
अब आते हैं साउंडिंग रॉकेट। जो साउंडिंग रॉकेट होता है इसको हम बोलते हैं परिज्ञापी रॉकेट। परिज्ञापी रॉकेट, और इनका निर्माण किया जाता है इनर स्पेस की स्टडी में, इनर स्पेस की स्टडी करने के लिए, सिर्फ इसी के लिए, इनर स्पेस की स्टडी के लिए। और यहां मत, साउंडिंग का मतलब साउंड मत समझ लेना, है ना। साउंडिंग यहां पे जो टर्म इस्तेमाल की जाता है ये पुर्तगाली शब्द है, और इसका मतलब होता है कि जान पहचान करना, ठीक है ना। आवाज मत समझ लेना यहां पे। साउंडिंग रॉकेट का मतलब कि इनर स्पेस, जो हमारा इनर स्पेस है उसको जानना, सिर्फ जानने के लिए हम क्या करते हैं, परिज्ञापी रॉकेट यानी साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च करते हैं। और आपको पता होगा कि जब मैं स्पेस प्रोग्राम का प्रारंभिक चरण बता रहा था तो उसमें बताया था कि 1963 में तिरुवनंतपुरम के थुम्बा, ठीक है, थुम्बा में हम लोगों ने पहला साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया। और वहां से 1963 में हमने क्या किया था, नाइक अपाचे, टीवीएस की एक बाइक भी आती है, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, उसका नाम है नाइक अपाचे। नाइक अपाचे को लॉन्च किया था, ठीक है ना। कहां से, तिरुवनंतपुरम के थुम्बा नामक वहां से। और साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च करने के लिए अब वहीं पे क्यों लॉन्च किया गया, सबसे बड़ी बात है कि केरल के जो थुम्बा में था, विक्रम साराभाई ने उस स्थान को जाना, गिरजाघर था पहले, केवल वो वहां पे कुछ नहीं था, एक छोटा सा जगह था, केवल वहां पे घास फूस की झोपड़ी थी। अब उस प्लेस पर था क्या कि वहां पर धरती का चुंबकीय भूमध्य रेखा यानी मैग्नेटिक इक्वेटर मौजूद थी। उस विशेषता को जाना था विक्रम साराभाई ने, और इसीलिए वहां पर सबसे पहले किसका गठन किया गया, TRELS, TERLS का गठन किया गया, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कब बनाया इन्होंने, 1960 में। और 1963 में अमेरिका द्वारा प्राप्त नाइक अपाचे को हम लोगों ने यहां से सक्सेसफुली क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो रॉकेट होते हैं आपके, जो परिज्ञापी रॉकेट, जो साउंडिंग रॉकेट होते हैं, ये मुश्किल से 1 या 2 चरण वाले रॉकेट होते हैं। ये 1 या 2 चरण वाले रॉकेट होते हैं, ठोस ईंधन इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ये पृथ्वी से ज्यादा नहीं 160 से 200 किलोमीटर ऊपर जाते हैं। और इनको सिर्फ इसलिए भेजा जाता है कि वहां का जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, वहां का हम अध्ययन कर सके, केवल अध्ययन करने के लिए। यानी कि यह देखा जाता है कि उस रॉकेट पर माइक्रोग्रेविटी का असर कैसा हो रहा है, उसके अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रॉकेट को लॉन्च करते हैं, साउंडिंग रॉकेट को। और जब यहां पे ये नाइक अपाचे हम लोगों ने लॉन्च कर दिया, तो नाइक अपाचे के बाद भारत की तरफ से बहुत सारे साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया। तो भारत का जो पहला साउंडिंग रॉकेट था उसका नाम था RH-75, फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट ऑफ इंडिया। भारत की जो पहली साउंडिंग रॉकेट थी उसका नाम था रोहिणी 75, RH-75। इसके बाद कई प्रकार के साउंडिंग रॉकेटों को हम लोगों ने लॉन्च किया, जैसे RH-100,
RH 125, RH 200, RH 300, RH 500, बहुत सारे साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया। मतलब क्या था? केवल इनर डीप स्टडी का अध्ययन करना, अंतरिक्ष के निचले वातावरण का अध्ययन करना, ज्यादा से ज्यादा 160 से 200 किलोमीटर के दूर पर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साउंडिंग रॉकेट। अच्छा, अब हम क्या किए? रॉकेट को लॉन्च कर दिए। तो अब हमारा आता है लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम। तो अब हमारा अगला जो कदम था वो ये देखने के लिए था कि अभी तक तो हम सिर्फ अच्छा, अभी आप अक्सर जब आप छोटे होंगे तो कभी देखे होंगे कि जैसे कहते हैं ना कि तारा टूटकर गिर रहा है? अब लोग, होता क्या है ना कि तारा टूट कर गिरता है तो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, विश मांगने लगते हैं कि तारा टूट के गिर गया है, दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं उसको हमसे मिलवा देना। जी हां, जो साइकिल पे छोटे छोटे टुकड़े लाद कर गए थे वो नाइक अपाचे के थे। ठीक है, वो पहला था हमारा लॉन्चिंग स्टेशन जहां से हम लोगों ने लॉन्च किए थे। हाँ, तो तारा टूटता है ना तो दोनों ऐसे हाथ जोड़कर लगते हैं विश मांगने। ठीक है, कि प्रभु ये कर दो, वो हमारी इच्छा पूरी कर दो, है ना? तो भगवान के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम्हारी इच्छा पूरी कर। हाँ, उसको पूरी दुनिया को देखना होता है, तुम्हें थोड़ी देखना होता है। और बेचारा मान लो कोई तारा वो खुद ही टूट कर गिर रहा है तो तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करेगा? सोचने वाली बात है। ठीक है, हाँ, वो कोई इच्छा नहीं पूरी करता है। आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खुद से प्रयास करना चाहिए। ठीक, हाँ बिल्कुल, मेहनत लगती है भाई। आप लोग आज तो आप लोगों के पास क्या बोलता है, सबके पास स्कूटी होगी, बाइक होगा, मोबाइल है। हम लोग जमाने में बस का पीछा साइकिल से करते थे, सोच लो कितना टैलेंट रहा होगा हम लोगों के अंदर। खैर, फिलहाल अब ये जो, हाँ, तो तारे की बात हो रही है, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि रात में जलती हुई कोई चीज नीचे गिरती है। ठीक है ना, जलती हुई कोई चीज, वो भी एक प्रकार की साउंडिंग रॉकेट ही होती है। उसको छोड़ दिए, जब वो फिर दोबारा गिरने लगता है तो घर्षण के कारण क्या हो जाता है? जल जाता है और जलकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब उसको भी लोग तारा समझ लेते हैं, है ना? उसको भी विश मांगते हैं। वो तो बेचारा इंसान ही छोड़ा है ना, तो वो कहां से पूरी कर देगा? और मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखना है कि फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते हैं, ऊपर ट्रेन जाती है, कहें विश मांग लो पूरा हो जाएगा। हद है, निर्जीव चीज कैसे आपको विश पूरा कर देगी? है ना? इतने अंधविश्वास में लोग पड़े रहते हैं। ठीक है, तो साउंडिंग रॉकेट में सिर्फ आप इतना जानिएगा कि साउंडिंग रॉकेट इनर स्पेस की स्टडी करने के लिए होते हैं। भारत की तरफ से जो पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया था वह अमेरिका से प्राप्त नाइक अपाचे को छोड़ा गया था। भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट जो था वो RH-75 था। इसके बाद बहुत सारे वो साउंडिंग रॉकेट छोड़ते रहे। अब दूसरा, जब हम रॉकेट को छोड़ने में सक्षम हो गए, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बन गया। ठीक है, अच्छा, एक और इसी तरीके से बना हुआ स्टेशन, उसका नाम है BERLS। BERLS, इसको हम बोलते हैं बालासोर इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। लेकिन ये स्पेस से मतलब नहीं है, यहां पर सिर्फ मिसाइल में जो रॉकेट इस्तेमाल होता है ना, उसका एक्सपेरिमेंट होता है, उसका परीक्षण होता है। बालासोर इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये आपके उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो अब जब हम लोग रॉकेट में आत्मनिर्भर हो गए तो ये हुआ, शुरू किया गया कि क्यों ना अब हम लोग अपने सैटेलाइट को अपने रॉकेट से लॉन्च करें। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल फेज था हमारा, ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल फेज के दौरान हम लोगों ने दो प्रकार के रॉकेट इंजन का निर्माण किया। पहला था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और दूसरा था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है,
अब ये हमारा एक्सपेरिमेंटल फेज था, हमको सिर्फ ये देखना था कि हम अपने ही उपग्रह को अपने ही रॉकेट से लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यानी यह भारत का पहला पूर्णतया स्वदेशी कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने स्वदेशी तकनीकी से रॉकेट बनाए और स्वदेशी तकनीकी से उपग्रह बनाए, और इसको सफलतापूर्वक हम लोगों ने लॉन्च किया। ठीक है, तो एक एक पे हम चलते हैं। पहले चलते हैं SLV। SLV, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च। अच्छा, एक चीज और जरा ध्यान दीजिएगा, आप इसको याद रखे रहिएगा, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। अक्सर आपके जितने भी रॉकेट पढ़ोगे तो किसी भी रॉकेट में आएगा जैसे SLV आ गया E, ठीक है ना। जैसे आप PSLV अभी लॉन्च हुआ है तो आप देखते होंगे PSLV-C, ठीक है। कभी कभी आता है GSLV-D। तो ये जो टर्म इस्तेमाल होता है, E इस्तेमाल होता है, C इस्तेमाल होता है, D इस्तेमाल होता है, तो E का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पे C का मतलब होता है कमर्शियल, ये वर्किंग के लिए, ठीक है। और D का मतलब होता है डेवलपमेंटल, विकास उड़ान, जैसे मिशन चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान वगैरह, ठीक है। तो E का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, D का मतलब होता है कॉमर्शियल, और D का मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि प्रयोगात्मक उड़ान, व्यावसायिक उड़ान और विकासात्मक उड़ान, ये तीन टर्म इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दिए रहिएगा, एक्सपेरिमेंटल, कॉमर्शियल एंड डेवलपमेंट, ठीक। अब जो आपका SLV था पहला, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्चुअली SLV नहीं, SLV-3 था, SLV-3 था। पहला जो SLV बना था वो पूरी तरीके से बन नहीं पाया था, फिर दूसरा बनाया गया, तो दूसरा तो लॉन्चिंग स्टेशन पे लॉन्च ही नहीं हो पाया, लॉन्च हुआ था तीसरा, इसलिए वहीं से मानी जाती है SLV-3। अब ये जो SLV-3 था रॉकेट, ये जो रोहिणी सैटेलाइट था, सॉरी जो SLV जो इंजन था रॉकेट इंजन, यह 4 चरणों वाला रॉकेट इंजन था, और सभी चरण में ठोस ईंधन भरे गए थे, और वो जो ठोस ईंधन थे हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन थे, HTPB, ठीक है। 4 चरणों वाला रॉकेट इंजन, ये लॉन्चिंग पैड होता है जहां से इसको हम लॉन्च करते हैं, ठीक है। और इसमें जो सैटेलाइट थी जो भेजी गई थी उपग्रह, वो कौन थी? रोहिणी सैटेलाइट थी। और इस रोहिणी सैटेलाइट का वजन कितना था? 40 किलोग्राम। और इसको कितना दूर भेजा गया था? 400 किलोमीटर दूर, ठीक है। अच्छा एक चीज, हाँ अभी कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट है, अब लिखना बंद करो, डाउट समझो। दिवाली में पटाखे छोड़ते हो ना, तो दिवाली में जब रॉकेट छोड़ते हो तो अब आप समझो ये तुम्हारी बोतल में ही अक्सर रख के लोग छोड़ते हैं,
ये आपकी बॉटल है, बॉटल की ये नॉब होती है और इस नॉब में आपका ये रॉकेट होता है, आप रख देते हो। हम लोग तो हाथ में ही लेके छोड़ देते थे, है ना, हाथ में लेते थे, हाथ पकड़ता था, छोड़ देते थे। अब किसी की तरफ भेजना होता था तो उधर ही कर देते थे, कभी कभी पासे में ब्लास्ट कर जाता था, है ना। अभी आप लोग जितना सोचते नहीं हो, बचपन में हम लोग उतने खुराफाती थे। अब ये रॉकेट इस बॉटल में आप खड़ा करते हो। अब यहां पे रॉकेट पे ये जो पोर्शन होता है जहां पे इसका मसाला भरा होता है, अब आप देखो, अभी समझ में आ जाएगा। ये रॉकेट मसाला भरा होता है, यहां पे ये फ्यूल होता है? अब आप समझ लो, और ये डंडी होती है, ये फ्यूल भरा होता है। तो ये वाला फ्यूल ना समझ लो कि ये चेंबर है, ठीक है। और यहां जो ये मसाला होता है, और इस रॉकेट का काम क्या होता है, जैसे आप इसमें आग लगाते हो ये ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद इस रॉकेट का काम क्या है, इसको ब्लास्ट करना। मतलब तो वही होता है ना, ऊपर जाके इसका ब्लास्ट करना, बस इतना ही काम है। तो जब ये ब्लास्ट करती है, तो जब ब्लास्ट करने के फलस्वरूप इसका ये जो फ्यूल जिसमें आप आग लगाते हो, ये तो जल के समाप्त हो जाती है। और जहां पे ही ये फ्यूल जल के समाप्त होती है, फिर वहीं पे ये ब्लास्ट कर जाता है। ऐसा तो नहीं कि ये जलना बंद हो जाए और ये ऊपर भागती जाए, इम्पॉसिबल होता है। जितना फ्यूल होता है उतने फ्यूल तक वो जाती है, और फाइनली उस फ्यूल का कनेक्टर जो कनेक्शन होता है उस क्या बोलता है, क्या विस्फोटक से जुड़ा होता है, फाइनली वो उसमें आग दे देता है और वो क्या कर देता है, ब्लास्ट कर जाता है। कभी कभी बगैर ब्लास्ट यही नीचे चला आता है ना। अब मान लो इस बत्ती का इससे कनेक्शन नहीं हुआ तो ये बेचारा तो जला। अब इसमें जो यहां तक फ्यूल भरा है, ये फ्यूल तो इसको ऊपर ले जाता है, बाकी जो जलने वाला मसाला होता है ये बहुत थोड़ा सा ही होता है इसमें। वो रॉकेट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है और किस प्रकार का फ्यूल है उसमें, सॉलिड है कि लिक्विड है ना। अब ये मत समझ लेना तुम लोग लिक्विड नहीं खरीद पाओगे, ये सॉलिड ही होता है यहां पर। अब ये जो बोतल है आपका, ये है लॉन्चिंग पैड, ऐसे समझ लो। जहां से हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, ये हो गया हमारा लॉन्चिंग पैड, ठीक है। अब जहां पे ये मसाला आपका जलता है, ये क्या हो गया आपका सैटेलाइट। सेम ऐसे होता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो इस सैटेलाइट को क्या करना होता है, स्पेस में छोड़ना होता है। तो इस सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के लिए जब हम इसमें आग लगाते हैं, तो ये चरणबद्ध तरीके से क्या होता है, जलता रहता है और नष्ट होता रहता है। और जब जल के नष्ट होता रहता है, तो फाइनली ये जहां पे जल के समाप्त हो जाएगा, वहीं पे सैटेलाइट क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, रुकेगा। और जैसे ही सैटेलाइट रुकेगा, तुरंत इसके मशीन को हम एक्टिव कर देते हैं, इसका मोटर शुरू हो जाता है, सोलर पैनल शुरू हो जाता है, उसको एक गति मिल जाती है और वो राउंड करना शुरू कर, ठीक है। ये सिस्टम होता है हमारे रॉकेट द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च करने का। अब दूसरी चीज, जब आप अपनी बोतल की रॉकेट को लॉन्च करते हो, तो थोड़ी देर के बाद ये डंडी गिरती है, इसके ऊपर की कवर भी अगर नहीं जल पाई है तो गिर जाती है नीचे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कचरा। उसी तरीके से रॉकेट के बचे हुए पार्ट या जो नहीं जल पाते हैं, वो पार्ट क्या कहलाते हैं, अंतरिक्ष कचरा। क्लियर। तो ये सिंपल है, जैसे बोतल की रॉकेट होती है वैसे यही, कोई अंतर नहीं है। अब एक चीज और समझ लो, मिसाइल भी यही है, कोई अंतर नहीं है। मिसाइल में भी विस्फोटक पदार्थ यहां पे रख देंगे, ऐसे ही मिसाइल में चैम्बर होती है, बस फर्क इतना होता है कि उसमें फ्यूल कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि उसको बहुत दूर नहीं जाना होता है। बहुत जाना होगा 10,000, 20,000, 25,000 इतना ही जाना होता है, क्रूज को तो और कम जाना होता है। तो मिसाइल्स की भी लगभग जो टेक्नोलॉजी होती है वो यही होती है। तो जो पहला हमारा SLV था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 4 चरणों वाला रॉकेट इंजन। और एक चीज और यही पे समझ लो, कभी कभी आप फिगर में देखते हो इसके साथ यहां पे यूं ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोर, या इसी को हम बोलते हैं स्टार्टअप इंजन, या इसको हम बोलते हैं बूस्टर इंजन, है ना। तो कभी बूस्टर इंजन, या तो स्टार्टअप बोलते हैं इंजन, या तो इसको कोर भी कहा जाता है।
तो कभी कभी क्या होता है कि इस चेंबर को नहीं जलाया जाता है, नहीं पहले को जलाया जाता है दूसरे को। एक्चुअली ये स्टार्टअप इंजन को ही हम पहले जला देते हैं। तो जब हम पहले इसको जलाएंगे तो हमारा पहला चरण क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा। क्लियर? और कभी कभी क्या होता है, पहले चरण के साथ इसको जलाया जाता है, तब ये पूरा पहला चरण माना जाएगा। क्लियर? नहीं समझा? ये हमारा लॉन्चिंग पैड 4 चरणों वाला। तो कभी कभी क्या होते हैं कि इस चरण के साथ यहां पर एक अलग से चरण को ऐड कर देते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी पीएसएलवी में अक्सर होता है। अब ये जो चरण यहां पे हम ऐड करते हैं, ये जो मैं बना रहा हूं, इसी को हम बोलते हैं बूस्टर इंजन, या इसको हम बोलते हैं स्टार्टअप इंजन। तो कभी कभी क्या होता है कि केवल हम बूस्टर इंजन को ही जलाते हैं, इस चरण को नहीं जलाते। तो इसको अगर हम जला देते हैं तो ये हमारा पहला चरण हो जाता है, फिर ये दूसरा चरण हो जाएगा। और कभी कभी तीनों को एक साथ जला देते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा जो ये रॉकेट है वो किस प्रकार का है। तो इसको भी आप ध्यान में रखे रहिए। अब जो आपका एसएलवी होता है, चलते हैं एसएलवी पे बात करते हैं। ये जो एसएलवी होता है 4 चरणों वाला रॉकेट इंजन होता है, सभी चरण में ठोस ईंधन। क्लियर? और इसमें इसके द्वारा जिस उपग्रह को ले जाया गया वह उपग्रह था आपका रोहिणी उपग्रह, और इस रोहिणी उपग्रह को 40 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह था, और इसको स्थापित किया गया 400 किलोमीटर दूर। और इस रॉकेट का निर्माण डॉक्टर एपीजे कलाम के नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर एपीजे कलाम के नेतृत्व में बनाया गया 4 चरणों का रॉकेट इंजन, जिसके प्रत्येक चरण में कैसे ठोस ईंधन का प्रयोग किया। ठीक, और इस एसएलवी के तहत 4 प्रकार के एसएलवी का निर्माण किया गया। 4 प्रकार के। पहला SLV-3E1, दूसरा SLV-3E2, तीसरा SLV-3D1, और चौथा SLV-3D2। ठीक है, या इसको RS-D1 भी बोलते हैं, कभी कभी RS-D1 भी बोलते हैं। इसको मैं मिटाई देता हूं। या इसको हम बोलते हैं RS-D2। तो इस 4 प्रकार के रॉकेट इंजन को हम लोगों ने बनाया, और इन सभी रॉकेट इंजन से हमने क्या भेजा, रोहिणी उपग्रह। ठीक है ना, या तो हम रोहिणी या तो फिर बोल सकते हैं रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह। क्लियर? अब जो SLV-3E1 भेजा गया था वो था 1979 में। 1979 में ये भेजा गया था 1980 में, ये भेजा गया था 1981 में, और ये भेजा गया था 1983। ठीक, अब देखिए कहानी क्या हुई। इसमें पहला ही क्या हो गया, असफल। याद करो, इनसाइड सैटेलाइट पहला ही क्या था, असफल था। ठीक है, दूसरा अभियान क्या हो गया, सफल हो गया। तीसरा अभियान फिर असफल हो गया, और चौथा अभियान क्या हो गया, सफल हो गया। यानी कि
हम लोगों ने एसएलवी के तहत 4 प्रकार के रॉकेट इंजन का निर्माण किया और चारों में 2 सफल हो गए और 2 असफल हो गए। तो जो फाइनली जब 1983 में हम लोग रोहिणी श्रृंखला को सक्सेसफुली, भाई इसमें तो सफल हो गए, फिर इसको दोहराने के लिए कि वास्तव में ये सफलता स्थायी है कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी सक्सेस स्टेबल नहीं होता, हमेशा अनस्टेबल होता है। तो उसको फिर दोहराने के लिए किया गया और हम इसमें असफल हो गए। एक्चुअली 1981 में जो हम असफल हो गए उसमें हम मौसम की सही गणना का अंदाजा नहीं लगा पाए थे, ठीक। बट 1983 में जब हम लोगों ने इसको लॉन्च किया तो हम इसमें सक्सेस हुए और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1983 से ही हम IGMDP का प्रोग्राम भी शुरू कर दिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। यानी कि जब हम लोगों ने स्वदेशी रॉकेट को बना दिया और स्वदेशी रॉकेट को बनाकर 400 किलोमीटर दूर भेज दिए, तब हम लोगों ने क्या किया, रोहिणी सैटेलाइट D1 या इसको हम बोलते हैं SLV-3, ठीक है। तो अब इसकी सफलता के साथ ही, अच्छा इसके पहले हम ऑपरेशन वैली, ऑपरेशन वैलिएंट, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हम मिसाइल्स के लिए चलाए थे लेकिन सक्सेस नहीं हुए थे क्योंकि हमारे पास रॉकेट नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने रॉकेट खुद से बना लिया तो IGMDP को भी शुरू कर दिया और इसके तहत पटना का निर्माण करना शुरू कर दिया। पटना मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एवं आकाश, इन 5 प्रकार के मिसाइलों का निर्माण हम लोगों ने शुरू कर दिया था। यहीं से हमारा मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम माना जाता है क्योंकि स्वदेशी तकनीकी से हम लोगों ने क्या किया, रॉकेट का निर्माण कर लिया, ठीक। तो इतनी कहानी थी हमारी किसकी, SLV की, ठीक है। IGMDP प्रति इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी मिसाइल्स के निर्माण के लिए एक योजना तय की गई और उस योजना के तहत 5 प्रकार की मिसाइलों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एवं आकाश, ठीक है। अब अग्नि मिसाइल्स की उपयोगिता को देखते हुए इस IGMDP से अग्नि को अलग कर दिया गया है। अब अलग से परियोजना चलाई जाती है जिसको हम बोलते हैं अग्नि परियोजना, और जान के आपको आश्चर्य होगा कि इस अग्नि परियोजना की जो डायरेक्टर थी वो है टेरी थॉमस। टेरी थॉमस है, मिसाइल मैन कहा जाता है APJ कलाम को, लेकिन मिसाइल वुमेन कहा जाता है टेरी थॉमस को, ठीक है। और आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि DRDO में मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में 6 महिलाएं हैं, 5-6 महिलाएं ऐसी हैं जो मिसाइल्स डेवलपमेंट में अपना पूरा का पूरा योगदान दे रही है, ठीक है। हाँ, इंडिया का है, इंडिया का मिसाइल्स डेवलपमेंट में पूरा योगदान दे रही हैं। और भी आश्चर्य की बात है कि ये 6 की 6 महिलाएं अनमैरिड हैं, है ना, अनमैरिड हैं और ये DRDO में अपना योगदान दे रही हैं। आप देखो APJ कलाम बेचारे अनमैरिड, है ना, तो ये स्वाभाविक है कि देश और दुनिया को बदलना है तो अनमैरिड रहो, है ना। मैरिड लोग बेचारे स्टार टीवी पे क्रिकेट तक नहीं देख पाते हैं घर में, 7 बजे से 9 बजे तक मजाल है कि टीवी का रिमोट उनके हाथ में आ जाए, इम्पॉसिबल है। मोबाइल का सहारा ही है, टीवी तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो SLV की इतनी कहानी थी। अब इस SLV के बाद दूसरा रॉकेट इंजन बना जिसका नाम है ASLV। ASLV
ALV सॉरी ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, भारत का पहला और एकमात्र, भारत का पहला और एकमात्र 5 चरणों वाला रॉकेट इंजन, ठीक, जिसके प्रत्येक चरण में ठोस ईंधन इस्तेमाल किया गया और इस ASLV के द्वारा, SLV से तो हम लोगों ने रोहिणी सैटेलाइट को भेजा जिसका वजन कितना था 40 किलोग्राम। अब क्या किए हम लोग, सैटेलाइट का वजन थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो अब यह देखना था कि भारी वजन को भी हम ले जाने में सक्षम हैं कि नहीं। तो अब उसी रोहिणी श्रृंखला को हम लोगों ने थोड़ा सा वो कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं विस्तारित रोहिणी श्रृंखला उपग्रह, ठीक, यानी कि उसी रोहिणी सैटेलाइट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, थोड़ा सा विस्तार कर दिया, उसके वजन को क्या कर दिए, थोड़ा बढ़ा दिए। तो अब उस उपग्रह का वजन कितना हो गया, 150 किलोग्राम। दूरी कितनी थी, उतनी ही। बस ये देखना था कि हम भारी वजन के भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और इसमें भी हम क्या रहे, सफल रहे, ठीक है। तो ASLV के साथ, ASLV से हम लोगों ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, विस्तारित रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह। SLV से किसको हमने लॉन्च किया था, रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह। रोहिणी श्रृंखला का वजन 40 किलोग्राम और विस्तारित रोहिणी श्रृंखला का वजन 150 किलोग्राम, ठीक है। यह 5 चरणों वाला रॉकेट इंजन सभी में सॉलिड, और इसके तहत HTPB हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं भाई। ठीक है, अब इसके 4 ऑपरेशन किए गए, ASLV D1, D2, D3 और D4, और सभी के सभी कैसे रहे, सक्सेस रहे। सब के सब ऑपरेशन क्या रहे, आपके सफल रहे, ठीक। तो SLV और ASLV ये दोनों कैसे थे, आपके एक्सपेरिमेंटल फेज थे, और इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या रहे, सक्सेस रहे, सफल रहे। अब उसके बाद हम छोटे उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गए। तो अब हमारा अगला जो चरण चलता है वो है आपका ऑपरेशनल फेज। तो ऑपरेशनल फेज में जो पहला हमारा जो ऑपरेशनल फेज में पहला हमारा रॉकेट है, उस रॉकेट का नाम है PSLV, और ये PSLV जो है इसरो का लाडला यान है ना। जैसे हरि की कथा अनंत होती है ना, वैसे PSLV की भी कथा अनंत है, ठीक। PSLV
पोलर। अब जो आपका PSLV है, तो ये जो PSLV यान है, ये 4 चरणों वाला रॉकेट इंजन है। इस 4 चरणों वाले रॉकेट इंजन से हम ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को भेजने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम है इसका। इसके पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन, जबकि दूसरे और चौथे चरण में आप देख रहे हो तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यानी पहले और तीसरे में कौन सा? सॉलिड, और दूसरे और चौथे चरण में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। और कभी कभी देखो ये जो है आपका ये पोर्शन अक्सर आपको दिख जाता होगा फिगर में। इसको हम बोलते हैं स्ट्रैप ऑन इंजन। वाह, स्ट्रैप ऑन इंजन भी बोलते हैं इसको। ठीक। अब ये जो PSLV है, इस PSLV का जो निर्माण किया गया था वह किसके लिए? पोलर ऑर्बिट में उपग्रहों को भेजने के लिए। ठीक। परंतु और जनरली जो पोलर ऑर्बिट के जो रॉकेट हैं, यानी जो मौसम संबंधी उपग्रह हैं, इनकी जो क्षमता थी, पोलर ऑर्बिट की जो क्षमता थी, वह लगभग 1750 किलोग्राम वजन के उपग्रह को ले जाने की थी। ठीक है, किसकी? पोलर ऑर्बिट की। लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि ये लंबी दूरी के अभियानों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। जैसे मिशन चंद्रयान, मिशन मंगलयान, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसको बनाया गया था किसके लिए? ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए। ठीक है। जैसे आपकी बाइक है ना, मान लीजिए आपकी बाइक जो है 100 की एवरेज देती है या 80 की एवरेज देती है, लेकिन अगर आप उसी बाइक पे 3 लोग बैठ के जाओगे तो क्या वो 80 की एवरेज देगी? नहीं देगी ना। अगर बाइक पे वजन बढ़ जाएगा तो उसका एवरेज देने का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, अगर बाइक पे लोड बढ़ जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे सॉलिड के नीचे लिखा है स्ट्रैप ऑन इंजन, इसको नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। स्ट्रैप ऑन इंजन। अब देखिए, जो हमारा PSLV था, इस PSLV का निर्माण किया गया था पोलर ऑर्बिट में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए। ठीक है। इसकी क्षमता थी 1750 किलोग्राम के उपग्रह को ले जाने के लिए। ठीक। लेकिन अगर हम इसमें उपग्रह का वजन कम कर दें तो ये दूर तक जा सकती है। अगर उपग्रह का वजन कम कर दें तो दूर तक जा सकती है।
ठीक उसी तरीके से जैसे आप बाइक पे 4 लोग जाओ तो कम दूर जाओगे, फ्यूल भी ज्यादा खर्च होगा, लेकिन अगर एक ही लोग चलो तो ज्यादा दूर जाओगे और फ्यूल भी कम खर्च होगा। तो इस पीएसएलवी को लंबी दूरी के अभियानों के लिए भी क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, लंबी दूरी की अभियानों में इसका इस्तेमाल किया गया मिशन चंद्रयान और मिशन मंगलयान। ठीक है, पीएसएलवी एक्सल C11 से चंद्रयान अभियान को लागू किया गया, चंद्रयान फर्स्ट को, और पीएसएलवी एक्सल C25 से लागू किया गया था आपका मिशन मंगलयान। ठीक, और इसकी जो हिस्ट्री है आपकी पीएसएलवी की, सुबह से शाम हो जाएगी बताते बताते, लेकिन पीएसएलवी की हिस्ट्री समाप्त नहीं होगी। अब तक 1993 से इस पीएसएलवी का अभियान शुरू किया गया था और अभी तक पीएसएलवी के 51 अभियान हो चुके हैं। टोटल पीएसएलवी की 51 उड़ान हो चुकी है और इस 51 उड़ान में 49 जो उड़ान है वो सक्सेस रही है, यानी 49 सफलतम उड़ान कर चुका है पीएसएलवी। केवल 2 उड़ान इसकी क्या हुई है, असफल हुई है, बाकी सभी की सभी उड़ानें इसकी क्या हुई हैं, सफल हुई। ठीक है, और इसमें भी आपको फिर आश्चर्य होगा कि पीएसएलवी की जो शुरुआत की गई थी 1993 में, और इस पीएसएलवी का पहला ही उड़ान जिसको हम बोलते हैं पीएसएलवी D1, तो पीएसएलवी D1 जब पहला ही लॉन्च किया गया था 1993 में, तो वो असफल रहा, वह असफल रहा। यानी जिस अभियान के शुरुआत में हमको असफलता मिली, वही चल के आगे क्या बनाया, इतिहास बनाया। और इस पीएसएलवी की सफलता को दुनिया की सबसे मशहूर मैगजीन टाइम्स मैगजीन के कवर पर भी इसको जगह मिली थी। यह है पीएसएलवी की खासियत। इसीलिए पीएसएलवी को हम बोलते हैं इसरो का सबसे लाडला यान, बोलते हैं इसको, ये सबसे लाडला यान है। ये नजदीक के भी सैटेलाइट को पहुंचाता है, दूर के भी अभियानों में ये सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम दिया हुआ है। और 1993 से अब तक ये पीएसएलवी कार्यरत है, फंक्शन में है, और अभी हाल ही में, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 7 नवंबर 2020 को पीएसएलवी 49 के द्वारा, पीएसएलवी C49 के द्वारा EOS-1 अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट फर्स्ट, और इस अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट फर्स्ट का जो पुराना नाम था उसका नाम है रीसेट 2BR2। ये इसका पुराना नाम था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, EOS-1। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी की निगरानी करने वाला उपग्रह, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया पीएसएलवी C49 से। ठीक है, और फिर मैं आपको बता दे रहा हूं आज डेट क्या है, तारीख आज क्या है, 16। ठीक है, तो 17 दिसंबर 2020 को, ठीक है, 17 दिसंबर 2020 को एक और सैटेलाइट लॉन्च किए जाना है। ठीक, आज तो 16 है ना, 17 दिसंबर 2020 को पीएसएलवी C50 से एक GSAT-12, या इसको हम बोलते हैं CMS 01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है।
इसका पुराना नाम, पहले इसका नाम रखा गया था GSAT-12R। GSAT-12R इसका नाम पहले रखा गया था। नहीं, मैंने पहले बताया था ना, डेट कभी मत याद रखना, डेट कभी नहीं पूछा जाता है आपसे। डेट और सन नहीं पूछा जाता है, वो सिर्फ मैं बताने के लिए आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। 17 दिसंबर को, अभी लॉन्च नहीं हुआ, कल लॉन्च होगा, आप देख लेना। 17 दिसंबर 2020 को PSLV C50 के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च होगा जिसका नाम है CMS-01, और ये कैसा है? संचार उपग्रह है, संचार उपग्रह है, ठीक है। इसका पुराना नाम था GSAT-12R। क्यों ये नाम था? क्योंकि हमारा पहले से सैटेलाइट जो GSAT-12 है वह उसकी आयु पूरी हो चुकी है, अब वो कार्य करना लगभग बंद करने वाला है। तो उसकी जगह हमको क्या भेजना था? GSAT-12R रिवाइज्ड। R मींस रिवाइज्ड, यानी अब वो तो काम नहीं करेगा, उसकी जगह हमको क्या करना था? नया सैटेलाइट भेजना था जिसका नाम है GSAT-12R, ठीक है। तो अब जो नया सैटेलाइट हम भेजते थे GSAT-12 की जगह GSAT-12R को भेजना था, अब उसी 12R का नया नाम रख दिया गया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01, ठीक है। ये भी कल लॉन्च होगा 2:30 से 3 बजे के बीच में PSLV C50 से। तो अब PSLV की कुल कितनी उड़ानें हो चुकी? 52, ठीक है। 1993 से PSLV की शुरुआत हुई। तो अब PSLV देखो, अब एक और ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आपको। जितने भी PSLV आपको नाम आते जाए एग्जाम में, जितने भी आए, 50 आ जाए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी टाइम में लॉन्च किया जाता है, टाइम चेंज भी होता रहता है, वो मौसम की स्थिति के अनुसार होता है, ठीक है। तो जितने भी PSLV की काउंटिंग होती जाएगी, जैसे मान लो पूछा जाए कि अब तक PSLV के कितने अभियान हो चुके हैं, तो आखिरी अभियान में क्या है? PSLV 50, 2 और जोड़ दें बस, क्योंकि 2 अभियान असफल हो चुके हैं, 2 अभियान असफल हो चुके हैं। उसका नाम था PSLV D1। शुरुआत के जो 2 अभियान थे वो PSLV D1 था और D2 था, उसके बाद 1 से काउंटिंग शुरू हुई, है ना। तो PSLV 50 है तो 2 और जोड़ दोगे तो टोटल अभियान कितना हो गया? 52। अब 52 में सफल कितने हुए हैं? 50। अगर ये भी हो गया तो नहीं, यहां तक कितने सफल हुए हैं? 48, ठीक। चलिए, तो इस PSLV में हाँ विनीता जी, मिशन जो चंद्रयान अभियान था, चंद्रयान अभियान को 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था PSLV एक्सल C11। PSLV एक्सल C11 से चंद्रयान अभियान था। और जो मंगलयान अभियान था वो C25 से था, C25 से था, ठीक है। तो और इसी PSLV ने GSAT-12, एक मिनट, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। GSAT-12 सैटेलाइट अपनी आयु पूरी कर चुका है, वो काम करना लगभग बंद कर चुका है। तो उसकी जगह हमको एक नया सैटेलाइट भेजना था, वो भी संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। उस सैटेलाइट को जो हम नया भेज रहे थे, जो कल भेजेंगे, उसका नाम रखा गया था GSAT-12R, जो किसकी जगह लेता? GSAT-12 की जगह लेता,
ठीक है, लेकिन अब उसका नाम रख दिया गया है CMS-01, कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01। ठीक उसी तरीके से जैसे यहां पर रीसेट, ठीक है, रडार इमेजिंग जो सैटेलाइट्स हैं, रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट का नाम है। अब इसकी भी कहानी सुन लीजिए कि मई 2019 में रडार इमेजिंग सैटेलाइट यानी रीसेट 2B को भेजा गया सक्सेसफुली। फिर उसके बाद दिसंबर 2019 में ही रीसेट 2B R1 को भेजा गया। ठीक है, अब नंबर किसका था? 2B R2 का। 2B R1 भेजा जा चुका है, फिर उसका नंबर था 2B R2 का, तो 2B R2 को भी भेजा गया है। कब? 7 नवंबर अभी 2020 को। लेकिन अब उसका नाम क्या रख दिया गया है? अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट, क्योंकि रीसेट भी क्या काम करता है? और पृथ्वी की निगरानी करने का कार्य करता है। ठीक है, और यही नहीं, ये जो रीसेट 2B EOS-1 को जो भेजा गया है, इसके साथ 9 और उपग्रह को भेजे गए थे। 7 नवंबर 2020 को इसके साथ साथ 9 और उपग्रह को भेजा गया था। अब इस PSLV की एक और हिस्ट्री आप जान लीजिएगा। 15 फरवरी 2017, ठीक है ना, मैंने पहले बोला ना कि जैसे हरि की कथा अनंत है, वैसे PSLV की भी कथा अनंत है। सुबह से शाम हो जाएगी PSLV के बारे में बताते बताते, लेकिन जो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, PSLV C11 से चंद्रयान को भेजा था और PSLV C25 से मंगलयान को। और पुष्पेंद्र जी अभी परेशान मत होइए, अलग से चंद्रयान और मंगलयान को भी पढ़ाएंगे हम। तो उसमें आपका ये आ जाएगा। अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ 15 फरवरी। काश एक दिन पहले हुआ होता तो अच्छा रहता, लोगों को याद रहता। हाँ, 14 फरवरी को होता तो लोगों को ज्यादा याद रहता ना। आजकल की युवा जनरेशन 14 फरवरी को ज्यादा याद रखती है। ठीक, 15 फरवरी 2017, 15 फरवरी 2017 को इसरो का एक यान PSLV C37, किसी को याद रखो चाहे ना रखो, इसको जरूर याद रखे रहना। PSLV C37, पंद्रह फरवरी 2017 को एक ही यान PSLV C37 से एक साथ क्यों नीतीश जी 14 फरवरी को ब्लैक डे क्यों? जिनके साथ हैं वो हैप्पी डे है, जिनके नहीं है वो ब्लैक डे मनाए, उसमें सोचने वाली कौन सी बात। चलिए, हाँ किसी और का, वो बात दूसरी है। 7 नवंबर, हाँ 7 नवंबर 2020 को, अभी पिछले महीने 7 नवंबर 2020 को, जिसने पूछा है सुन लीजिए, PSLV C49 से 10 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। हाँ बिल्कुल, पुलवामा अटैक हुआ था। हाँ वो बात दूसरी है, दुख सभी को होता है। कमियां तो हमारी भी है ना, कमियां हमारी भी हैं,
इंद्रजीत जी, ऑब्वियसली कमी है। मैं किसी को दोष नहीं देता, खुद को दोष देता हूं। हमारी और आपकी कमी है। क्या करते हैं हम लोग, डीपी पे फोटो लगा दिए कि हम सेना के साथ हैं, हम इनके साथ हैं, और उसी से काम हमारा इतिश्री हो जाता है, और तो कुछ करते नहीं है। काश ये व्हाट्सएप पहले रहा होता, इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाएं। व्हाट्सएप फेसबुक के अलावा हम करते क्या है? कुछ करते हैं नहीं। अपने दिल से आप पूछो ना, खुद से पूछो कि हम क्या करते हैं। वही चीजें हैं, उसी जाति धर्म वही बटे हुए हैं। मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं खुद अपने को दोष देता हूं। जब सिस्टम को सुधारने की क्षमता न हो तो सिस्टम को सुधारने के लिए सलाह नहीं देना चाहिए। ठीक, दुख होता है इन सब चीजों से। हाँ चलिए, रितु जी, PSLV C49 में C का मतलब होता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब व्यवसायिक उड़ान, किसी न किसी कार्य के लिए इसको किया गया है। पहले ही बोला था ना, C का मतलब कॉमर्शियल, E का मतलब एक्सपेरिमेंटल और D का मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, आइए तो 7 नवंबर, हाँ बिल्कुल पता है, हमको सब पता है। 7 नवंबर को भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाई गई थी 14 फरवरी को। ठीक है ना। अब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, है ना, A to Z बहुत सारी चीजें पता है, मैंने सबको पढ़ा है, तो ये सब चीजें पता है। लेकिन कभी इनकी जीवनी पढ़कर इनके जैसे बनने की कोशिश करोगे ना तो IAS PCS बड़ा हलवा लगेगा आपको। 14 साल का लड़का, सोचो उसका दिमाग कितना काम करता होगा कि खेत में बंदूक बोता है कि बंदूक उगेगा तो हम मारेंगे। हाँ शुभम जी, PSLV C65 जो 6 मोटर है, जो मोटर जो मैंने कहा था ना, वही स्ट्रेप ऑन इंजन कहा जाता है उसको। ठीक है ना, वो भी फ्यूल का पार्ट होता है, उसमें फ्यूल रखा जाता है और उसको जलाया जाता है। ठीक, अब PSLV, हाँ 7 नवंबर 2020, जिसने क्वेश्चन पूछा था फिर से मैं बोल दे रहा हूं, 7 नवंबर 2020 को PSLV C49 से EOS-1 उपग्रह को लॉन्च किया गया। यह पृथ्वी की निगरानी करने वाला उपग्रह है। इसका पुराना जो नाम था वो था रीसेट 2B आर्क। ठीक है, अब PSLV C37, ठीक है, हाँ प्रीति जी उसी पे आ रहा हूं। PSLV C37 के द्वारा 15 फरवरी 2017 को इस यान के द्वारा 104 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया गया था। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 104 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया गया था, और इस 104 उपग्रह में 96 उपग्रह अमेरिका के थे, 96। ठीक है, 3 उपग्रह भारत के थे। ठीक, 3 उपग्रह किसके थे? स्वदेशी थे। तो PSLV C37 से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। अभी तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रसिया के नाम से है। रसिया ने एक साथ 37 उपग्रहों को लॉन्च किया है। 37, ठीक। और आपके जो अमेरिका थे, अमेरिका के 29 सैटेलाइट, ठीक। 104 सैटेलाइट थे वो 6 देशों के थे, अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, यानी कि अमेरिका, आप लिखिए मत, ये कभी आएगा नहीं। 104 सैटेलाइट में 101 सैटेलाइट विदेशी थे, 3 सैटेलाइट भारत के थे, और जो विदेशी सैटेलाइट थे वो 6 देशों के थे। उसमें थे अमेरिका,
इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इतने देशों के वो सैटेलाइट थे। 101 विदेशी और 3 स्वदेशी सैटेलाइट थे और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ था। अभी तक 37 रूस था और 29 कौन सा था? अमेरिका था। ठीक है, तो इतनी कहानी आपकी पीएसएलवी की। और इसी पीएसएलवी द्वारा एक और लिख लीजिए नोट, 24 जनवरी 2019, हो सकता है इसको भी पूछ ले, 24 जनवरी 2019 को पीएसएलवी C44 के द्वारा, 24 जनवरी 2019 को पीएसएलवी C44 के द्वारा 2 उपग्रह, दो उपग्रह माइक्रोसेट एवं कलाम सेट, माइक्रोसेट एवं कलाम सेट को लॉन्च किया गया। ठीक है ना, इसमें जो कलाम सेट है इसको हम स्टूडेंट सैटेलाइट भी बोलते हैं, कलाम सेट को स्टूडेंट सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस चेन्नई के स्टूडेंट ने किया। क्लियर? तो इतनी कहानी थी आपकी पीएसएलवी की। अब थोड़ा सा इसके टाइप को भी देख लेते हैं, कंफ्यूजन इसमें भी होता है। टाइप्स ऑफ पीएसएलवी, टाइप्स ऑफ पीएसएलवी। सॉरी 24 जनवरी 2019 को पीएसएलवी C44 के द्वारा 2 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। एक था आपका माइक्रोसेट और दूसरा था आपका कलाम सेट। माइक्रोसेट को माइक्रोसेट आर भी बोलते हैं, वो रियल नाम माइक्रोसेट आर था। तो दूसरा था आपका सैटेलाइट कलाम सेट, और कलाम सेट को हम स्टूडेंट सैटेलाइट भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण है वो हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई में है, उसके स्टूडेंट ने किया था। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पीएसएलवी में पहला होता है आपका पीएसएलवी जी। हाँ, एक ही रॉकेट से, तभी तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था आकाश जी, एक ही सैटेलाइट से। और यही नहीं, एक ही रॉकेट से हुए थे। और एक और आपको मैं बता रहा हूं, 2008 में, ठीक है, सॉरी 2016 में इसी पीएसएलवी C35 के द्वारा अलग अलग कक्षाओं में 8 उपग्रह को भेजा गया था, अलग अलग कक्षा में। यानी कि वो रॉकेट लेके गई है सैटेलाइट और अलग अलग उपग्रह को अलग अलग ऑर्बिट में छोड़ी है। ये है पीएसएलवी की खासियत। ठीक है ना, उसके बाद फिर 20 उपग्रहों को लेकर गई है और उनको भी अलग अलग कक्षा में क्या की है, स्थापित की है। इसी वजह से थोड़ा वर्ड में पीएसएलवी का नाम है, खासियत है इसकी। इसी से तो इसको क्या बोलता है, इसरो का लाडला बोला जाता है। बहुत प्यारा अभियान है ये इसरो का। ठीक है, तो पहला है आपका पीएसएलवी जी। जी का मतलब होता है जेनेरिक वर्जन, ठीक है ना, या जेनेरिक फॉर्म। जेनेरिक फॉर्म, ठीक है। दूसरा है पीएसएलवी C8। CAV इसको बोलते हैं, कोर एलॉय वर्जन।
ठीक, कोर एलॉय या एलोर वर्जन भी बोलते हैं, ठीक, PSLV। तीसरा है आपका हाँ बिल्कुल दीपक जी, तीसरा है आपका PSLV XL। एक्सल, जैसे शर्ट में एक्सल का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा लार्ज, तो उसी तरीके से इसका मतलब होता है CA का मतलब होता है कोर एलॉय वर्जन। ठीक, जैसे प्रीति जी, ये हमारा रॉकेट था, रॉकेट मैंने बताया था ना, ये अलग अलग कोर लगा होता है ऐसे, या स्ट्रेप ऑन इंजन बोलते हैं। ठीक, एक्सल का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, चौथा होता है PSLV DL। DL का मतलब होता है ड्यूअल लिफ्ट, इसमें दो बूस्टर इंजन प्रयोग होते हैं। DL का मतलब होता है ड्यूअल लिफ्ट। ठीक, पांचवा होता है PSLV QL। QL का मतलब होता है क्वार्टर लिफ्ट या चार बूस्टर इंजन, इसमें चार बूस्टर इंजन, इसमें दो बूस्टर इंजन। ठीक, नेक्स्ट होता है PSLV SV, छठा PSLV SV। SV का मतलब होता है स्टैंडर्ड वर्जन। स्टैंडर्ड वर्जन का मतलब होता है इसमें 6 बूस्टर इंजन का प्रयोग किया जाता है, वही स्ट्रेप ऑन इंजन। ठीक, और जो एक्स्ट्रा लार्ज होता है ये ज्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्स्ट्रा लार्ज होता है इसमें 12 बूस्टर इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, CAV PSLV CAV कोर एलॉय वर्जन। कोर एलॉय वर्जन, क्लियर। तो इतनी थी आपकी। SB का मतलब होता है प्रीति जी स्टैंडर्ड वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन। हाँ बिल्कुल प्रीति जी, ज्योति जी, बहुत सारे किस्से हैं आपके PSLV की। आप गूगल पे आप जाओगे ना, इसरो की वेबसाइट पे, फर्स्ट पॉइंट है जी का मतलब होता है जेनेरिक फॉर्म, अभिनव जी, ठीक है ना। तो अगर आप गूगल के इसरो के वेबसाइट पे आप जाओगे, DL का मतलब होता है ड्यूअल लिफ्ट। तो इस PSLV के कुल 51 अभियान आपको मिलेंगे, 51। और उस 51 अभियान में QL और DL का मतलब होता है क्वार्टर लिफ्ट और ड्यूअल लिफ्ट, मतलब दो बूस्टर इंजन और चार बूस्टर इंजन। तो इन सभी अभियानों, और आपको ये सब जानना भी नहीं है, बस ये जानना है कि PSLV क्या है और उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या क्या है, और उसके साथ साथ 104 जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उसको जानना जरूरी है, क्योंकि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना, उस यान को जानना। PSLV से जो रिलेटेड है वो ईंधन से क्वेश्चन आते हैं इसके, इसकी क्षमता क्या है, PSLV के द्वारा किस कक्षा में उपग्रह को स्थापित किया गया है या किया जाता है, और इसके साथ साथ PSLV के द्वारा कौन कौन से लंबे अभियान किए गए। तो लंबे अभियान में आपका चंद्रयान फर्स्ट है और आपका है मंगलयान। ठीक है, ये दोनों अभियान PSLV के द्वारा ही किए गए। ठीक है, अब इस PSLV के बाद नेक्स्ट आपका जो रॉकेट इंजन है वो है आपका GSLV। टाइम भी हो गया, GSLV GSLV
फ्यूल चेंबर में भरा रहता है प्रियंका जी। जो आपका 1 2 3 4 चेंबर नहीं बताया था, उसमें फ्यूल भरा रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे चेंबर जलता है, वैसे जैसे जैसे फ्यूल जलता है, वैसे वैसे चेंबर भी जल जाता है, और फ्यूल खत्म, चेंबर टूट करके अलग हो जाता है, ठीक है। आप एक यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आप टाइप कर लीजिएगा मिशन मंगलयान, ठीक है, मूवी नहीं, तो मंगलयान का एक एनिमेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप उसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कौन सा चेंबर जलता है, कैसे टूट कर। हाँ, बूस्टर में भी फ्यूल भरा होता है, बूस्टर में भी फ्यूल भरा होता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, लॉन्चिंग के समय बूस्टर इंजन को ही चलाते हैं केवल, ठीक है। तो अब वो पहला चरण माना जाता है, ठीक है। बूस्टर इंजन आप कह लो, चाहे स्ट्रेप ऑन इंजन बोल लो, चाहे कोर बोल लो, बात एक ही है सब में, ठीक है। आ सकता है, रॉकेट वापस आ सकता है। जो आरएलवी टाइप के रॉकेट हैं, उनको वापस लाने के लिए ही बनाया जाता है। अरे, इसीलिए विनीता जी, ये महंगी तकनीकी है ना। जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसका पोर्शन जलते हुए समाप्त हो जाता है, ठीक है। S-400 मिसाइल्स को सिलेंडर में कवर क्यों किया जाता है जबकि सभी मिसाइल्स ओपन होते हैं, ठीक है। S-400 क्या है? एक प्रकार से ये ट्रैकिंग मिसाइल्स है, ठीक है। दूसरे मिसाइल्स को ट्रैक करके क्या करती हैं, ये नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं, यानी इनके ऊपर जो रेडिएशन होता है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो इफेक्ट नहीं डालती और ये रडार की पकड़ में नहीं आती हैं, ठीक। रितु जी, मिसाइल्स को ब्लास्ट करने के लिए लॉन्च किया जाता है, मारने के लिए। हाँ, पीएसएलवी के सारे अभियान पोलर ऑर्बिट में ही होते हैं, चंद्रयान और मंगलयान को छोड़कर। लॉन्चिंग रॉकेट में वन टाइप, मुझे नहीं समझ में आ रहा, वन टाइप का मतलब क्या? वो क्या बोलता है, ईंधन के आधार पर। पहला टाइप है ईंधन के आधार पर, और दूसरा टाइप है कार्य के आधार पर। हाँ प्रीति जी, कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेंस में अभी आपका सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए, ठीक है। दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में पीएसएलवी भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को किस प्रकार वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है, ठीक। और भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, पीएसएलवी क्या है, इसके द्वारा किस प्रकार के उपग्रहों को संचालित किया जाता है, ठीक है। कई प्रकार के मेंस के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं।
रितु जी, मिसाइल एक हथियार है, जैसे गोला बारूद वगैरह होता है ना, उसी तरह मिसाइल्स भी हथियार हैं, जनसंहारक हथियार हैं, जो नष्ट करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। एंटी सैटेलाइट में अब डिपेंड करेगा कि दूरी कितनी है, ठीक है। सॉलिड भी हो सकता है और सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है। अब इसको आप कल दीपाली जी पूछेगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना, ये फिजिक्स का पार्ट है थोड़ा। न्यूटन्स के नियम आप पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास किताब होगा एनसीईआरटी की। तो ये न्यूटन्स का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और न्यूटन्स का संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। मैं कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, टाइम लगता है थोड़ा। इसको केसलर ने बोला था, केसलर, केसलर साहब, साइंटिस्ट, वो क्या बोलता है, साइंस रिपोर्टर थे, वो साइंस मैगजीन लिखते थे। केसलर साहब ने बोला था कि देयर इज नो स्पेस इन स्पेस। इंडिया का अपना जीपीएस सिस्टम स्टेबल है, उसका नाम है IRNSS। जेनेरिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक तरीके से वर्जन, ठीक है। एक्चुअली संवेग संरक्षण प्रिंसिपल और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दीपाली जी बताने में कम से कम 20 मिनट लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको मैं कल बता दूंगा। बिल्कुल रितु जी, दोबारा लॉन्च किया था, इसीलिए एक नए टाइप का रॉकेट इंजन बनाया गया है और 2016 में भारत ने इसका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है। उसका नाम है RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और नासा और आपका स्पेस एक्स जो अमेरिकन कंपनी है, उनके पास पहले से ही रीयूजेबल टेक्नोलॉजी मौजूद है। तभी तो आप देखिए ये रॉकेट भेजते हैं फिर वापस उसको मंगा भी लेते हैं अभियान के बाद। वो इसलिए कहा था क्योंकि अब नए उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए अंतरिक्ष में कोई जगह नहीं बची है या आगे आने वाले समय में नहीं बचेगी। यानी देयर इज नो स्पेस, कोई जगह नहीं बची है दूसरे स्पेस के लॉन्चिंग के लिए। जेनेरिक फॉर्म मींस का मतलब सिंपल सा होता है वर्जन। जैसे आपका मोबाइल आया था ना, एंड्रॉयड में कई प्रकार के वर्जन होते हैं, कीपैड, कीपैड के बाद फिर आपका आया टच, टच में फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। तो उसी तरीके से PSLV में थोड़ा थोड़ा जो बदलाव किया था तो उसको बोलते हैं जेनेरिक वर्जन।